Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to discuss the blue box problems of class 10th magnetic effects of current. So let's start with the first blue box there, and this is the question of first blue box, that why compass needle get deflected when brought near a bar magnet. तो ये compass needle क्यों deflect होता है जब उसे बार मैग्नेट के नज़दीक लेके आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ये कंपास नीडल है वो बेसिकली खुद एक स्मॉल मैग्नेट है। तो जब भी अपना एक कंपास नीडल को हम नज़दीक लेके जाएंगे बार मैग्नेट के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कंपास नीडल है वो इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द बार मैग्नेट, बिकॉज बोथ आर द मैग्नेट्स। ओके, सो जिस वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स देयर, दैट फोर्स इज बिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट देयर। सो बेसिकली कंपास नीडल भी एक बार मैग्नेट ही है। सो एक दूसरे बार मैग्नेट के नज़दीक जाने पर उन दोनों के बीच में जो है वो फोर्स लगता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, सो इस वजह से इट गेट डिफ्लेक्टेड। Let's come to the second blue box there. Consider a circular loop of wire lying in the plane of a table, and let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। देखिए, आपके पास लेट सपोज ये एक टेबल है और कहा गया है कि आपने टेबल के ऊपर, टेबल के ही प्लेन में जो है वो एक लूप को रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप है। लेट सपोज दिस टाइप ऑफ लूप वी हैव, दिस इज अ लूप, और जो कि एक टेबल के ही प्लेन में रखा गया है। और करंट को कहा गया है क्वेश्चन में, करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमें राइट हैंड रूल की मदद से इसके बाहर और अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। देखिए, जब आप राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले कैसे करेंगे, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर सकते हो लाइक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो कि अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को रख सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अपने हाथ को कर्ल कर सकते हो वायर को रैप करते हुए। अगर मैं बात कहूँ कि लेट सपोज आप इस जगह पर अपने थंब को रख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वायर को जब आप कर्ल करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपरली कर्ल करेंगे, तो कर्ल करने पर जब अपने हाथ को आप ऐसे घुमा के रैप करके लाओगे, तो यहाँ से आपको आपका हाथ ऊपर आता हुआ दिखेगा। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह से हमें एक लूप बनता हुआ दिखेगा, सो लाइक दैट। सो एक और अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पर, सो ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर आप अपने हाथ को कर्ल करते हो, पिंक कलर से मैंने करंट की डायरेक्शन को शो किया है, उस तरफ आपको थंब रखना है और हाथ को कर्ल करना है, तो आप देखेंगे कि इस लूप के लेफ्ट साइड से आपका हाथ आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस इज आउटसाइड और दिस इज इनसाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो बेसिकली क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। सो इस तरह से आपकी फील्ड लाइन बनेगी। सिमिलरली अगर आप इधर देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं जहाँ मैं अभी ये डॉट बना देता हूँ, यहाँ अगर आप देखते हो, अगेन आपको थंब को रखना है फील्ड लाइन की, करंट की डायरेक्शन में, सॉरी, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। करंट को मैंने, अगेन आप देख पा रहे हैं, यही करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जब अपने हाथ को आप कर्ल करोगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ पैटर्न आपको बनेगा। लाइक ये यहाँ से आपको, जब आप हाथ को कर्ल करेंगे तो हाथ ऊपर आता हुआ दिखेगा और अंदर ऐसे एंट्री करेगा। सो दिस टाइप ऑफ लूप विल बी देयर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आप ड्रॉ कर पाएंगे। So this is not so difficult, I hope you are getting this thing. So this is the pattern of magnetic field lines, और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप साफ सुथरा इसे बना सकते हैं, बट इस तरह से उसे बनना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में यूनिफॉर्म है, आपको उसे लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना करके उसको शो करना है कि रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है। तो आप इस तरह से कुछ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है कि इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म। दिस डायग्राम इज शोइंग दैट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जो कि शो कर रहा है कि इन दिस रीजन मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो, डिक्रीजेस मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इट्स सेम एट ऑल द पॉइंट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सो अगर मैं एक सोलेनॉइड लेता हूँ, सो इनसाइड अ सोलेनॉइड स्टूडेंट्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। इट मीन्स दैट जो अपना इनसाइड द सोलेनॉइड है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इट इज़ सेम at all the points, at all the points. So inside the solenoid magnetic field is uniform and same at
ऑल द पॉइंट। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। एंड लाइक जो बिल्कुल एंड होता है सोलेनोइड का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली हाफ होता है ends per, but we are like in this question we are talking about we have a long straight solenoid carrying current. So what is the field inside there? इनसाइड पूछा जा रहा है तो मतलब हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो अंदर जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सो हर पॉइंट पर वो सेम है, अंदर वो हर पॉइंट पर सेम है, और सिर्फ एंड्स पर वो जाके हाफ होता है। अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड इनसाइड के कंपेरेटिवली। सो अगर हम इनसाइड की बात करें सो इट इज़ बेसिकली सेम एट ऑल द पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट ब्लू बॉक्स की तरफ। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब भी एक पॉजिटिवली चार्ज, या वी कैन से दैट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर लॉरेंट्स फोर्स लगता है, और जो लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला है वो है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्स फोर्स व्हेन अ पार्टिकल एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट जब भी एक पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स की वजह से बेसिकली उसका जो डायरेक्शन है, उसका मोशन का जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज कर जाती है। पार्टिकल बेसिकली सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। एज यू गो इन द हायर क्लासेज यू विल स्टडी अबाउट दिस इन मोर डिटेल अबाउट दिस साइन थीटा टर्म। 10th क्लास में आपने सिंपली ये स्टडी किया है कि पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी बी, बिकॉज इन दैट केस यू आर टेकिंग द केस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जनरली क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, अगर मैं सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 90 का केस लेता हूँ, मतलब उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है अगर वो 90 है तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन अगर 90 के अलावा कुछ और एंगल है तो पार्टिकल बेसिकली हेलिकल पाथ में घूमता है। सो अभी इस 10th क्लास में लेवल में आपको ये समझना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है इट विल एक्सपीरियंस अ लॉरेंट फोर्स, और उस लॉरेंट फोर्स की वजह से पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। मीन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो हर समय चेंज हो रहा है। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए ऑब्वियसली आपकी डायरेक्शन हर समय चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका वेलोसिटी चेंज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। सो पार्टिकल का मोशन में, उसका सर्कुलर मोशन में उसका डायरेक्शन चेंज होगा, इट मीन्स उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका आंसर है वेलोसिटी एंड मोमेंटम। स्पीड चेंज नहीं करेगा, स्पीड इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। स्पीड उसका मैग्नीट्यूड पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमता है, बट वो डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी में बदलाव आता है। सो वेलोसिटी एज वेल एज मोमेंटम इज द आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देयर इज सम एक्टिविटी गिवन इन द बुक, हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रॉड इज इंक्रीज्ड, स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज यूज्ड एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि जब भी यू हैव सम करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स का फॉर्मूला है, अगेन मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, आई एल बी साइन थीटा। So this is the expression for the force experienced by a current carrying conductor. It is a rod in this case, so it is also current carrying conductor. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience a force. तो वो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा? देखिए स्टूडेंट्स, वो फोर्स पे अगर आप करंट को इंक्रीज करते हो, लाइक पहले केस में करंट को आपने बढ़ाया तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो पहले केस में इफ यू इंक्रीज द करंट, फोर्स विल इंक्रीज। सेकेंड, यू आर प्लेसिंग अ स्ट्रॉन्गर हॉर्सू मैग्नेट, इट मीन्स आप एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट रख रहे हो जो कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ऑब्वियसली सेकेंड केस में भी फोर्स इंक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की मदद से फोर्स विल बी इंक्रीज देयर। देन अगला है लेंथ ऑफ द रॉड इज इंक्रीज, तो लेंथ भी इंक्रीज करेंगे, लेंथ के साथ भी फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। सो इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड द फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इन सभी फैक्टर्स पे ध्यान देते हुए, सो लाइक फोर्स विल बी मोर देयर इफ रॉड इज इन सम मैग्नेटिक फील्ड, और आप ये कंडीशन चेंज करते हो, करंट इंक्रीज करते हो, लेंथ इंक्रीज करते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हो, तो रॉड पे जो फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करेंगे आप यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसे आपने वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया है और डिफ्लेक्ट हुआ है वो नॉर्थ की तरफ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आप जानते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट्स ये है, एफ बी आई इसका कोड है, आप ऐसे याद रख सकते हो एफ बी आई। सो एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, और बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली, एंड आई स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी अपने पास एक पार्टिकल है जिसको आपने, चलिए मैं यहीं पर ही डायरेक्शंस कुछ बना देता हूँ।
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, आपको यूज़ करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यू कैन यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो मान लेते हैं कि ईस्ट है स्टूडेंट्स, और ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो आपने एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और करंट का डायरेक्शन सेम रहता है। सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अल्फा, इसको वेस्ट की तरफ प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसे आपने कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया था, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट, ये इसका मोशन था, बट इट गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ। सो स्टूडेंट्स आप अब यहाँ पर अपना लाइक लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का, FBI आपका कोड है। सो लाइक दिस फिंगर, जो आपकी मिडल फिंगर है, इसको आप रखेंगे वेस्ट की तरफ। ओके, आप इसको वेस्ट की तरफ रखोगे, और थंब जो है आपका फोर्स बताता है, तो पार्टिकल नॉर्थ की तरफ गया। फ्रेंड्स ये होगा हमारी, आप अगर अभी थोड़ा अगर आपको करने में समस्या आ रही है तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये मेरी इंडेक्स फिंगर है, ऐसे आप अपनी, सॉरी इंडेक्स नहीं, सॉरी मिडल फिंगर, अपनी मिडल फिंगर को आप वेस्ट की तरफ रखेंगे, और आपका थंब आप ऊपर की तरफ रखेंगे। थंब को रख दीजिए नॉर्थ की तरफ, ये आपका थंब होगा, दिस इज थंब। तो अगर आप अभी स्क्रीन पे देखते देखते इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपके फेस की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है फ्रेंड्स, ऐसे बाहर की तरफ आई है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। वेस्ट की तरफ पार्टिकल गया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गया है, तो वेस्ट की तरफ अपनी आप मिडल फिंगर को रखेंगे, और थंब अपना ऊपर की तरफ रखेंगे, मीन्स ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ रखेंगे, पार्टिकल नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, फोर्स ऊपर लगा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपके ही फेस की तरफ अभी आ रही होगी। अगर आप स्क्रीन को फेस कर रहे हैं तो आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो आपके फेस की तरफ आपका फर्स्ट फिंगर जो है पॉइंट हो रहा है। तो फर्स्ट फिंगर पॉइंट हो रहा है, तो अभी बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपवर्ड, इसको कहा जाएगा अपवर्ड स्टूडेंट। सो आंसर रहेगा अपवर्ड, ऑप्शन डी। अंदर की तरफ होता तो डाउनवर्ड कहते, इस प्लेन के अंदर की तरफ होता तो डाउनवर्ड कहते। देखिए ये मत समझिए कि डाउनवर्ड साउथ हो जाएगा, ओके, ये डाउनवर्ड साउथ नहीं होगा, एक प्लेन में है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट की तरफ एक फिंगर है और थंब ऊपर है, और जो पहला फिंगर है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड देता है वही हमसे पूछा जा रहा है, तो आपके फेस की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। सो अपवर्ड इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अब अगले ब्लू बॉक्स की तरफ चलते हैं, उसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। सो जो सेफ्टी मेजर हैं दो हमारे पास, एक तो आप कह लीजिए फ्यूज वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेकंड जो है वो है हमारे पास अर्थ वायर। तो जब भी एक रेटेड वैल्यू से ज़्यादा करंट सर्किट में आ जाए तो अपना जो फ्यूज़ वायर है स्टूडेंट्स वो मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। सो फ्यूज़ वायर इज़ वन ऑफ द सेफ्टी मेजर। दूसरा है अर्थ वायर, लाइक अगर कहीं पर भी किसी भी अप्लायंस के अगर हम देखते हैं कि लाइक अप्लायंस के सरफेस पर वी गेट सम करंट देर, हमें कुछ करंट मिल जाता है, आ जाता है अप्लायंस में, देर इज सम इम्प्रॉपर इंसुलेशन, देर इज सम करंट ऑन द सरफेस ऑफ सम अप्लायंस ऑफ मेटेलिक बॉडी, तो वो करंट जो है वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे नहीं आएगा, वो अर्थ वायर की मदद से जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, अगर आपने अर्थ वायर वहाँ पर लगा के रखा होता है। लेट सपोज कि आपका लाइव वायर फॉल्टी इंसुलेशन की वजह से किसी मेटेलिक बॉडी के सरफेस पर आ जाता है, तो देन यू विल गेट अ शॉक, देन आपको डायरेक्टली उसका शॉक मिलेगा। लेकिन अगर आपने अर्थ वायर का इस्तेमाल किया है, सो दैट करंट विल बी डाइवर्टेड टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अर्थ वायर। सो दो सेफ्टी मेजर हैं अपने पास, फ्यूज वायर एंड अर्थ वायर। देन आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग का है, ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट, हैज़ रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। सो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक ओवन है, एक डिवाइस है, ओवन है 2 किलोवाट पावर रेटिंग का, तो किलो से पहले से उसको बदल लेते हैं, 2000 वाट कर लेते हैं, और ये डोमेस्टिक सर्किट में इस्तेमाल करना है, वोल्टेज है 220। सो इज वी नो दैट P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ से हम आई निकाल लेते हैं, इट इज़ ये 2000 है, और ये स्टूडेंट्स ये 220 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे पास 9 के आसपास आ जाता है, ठीक है। लाइक इट इज़ 200 है, 22 + 220 होता है, तो ये 9 के आसपास आंसर आता है। सो करंट इज 9 एम्पियर। So that device will, when it is being used, it will withdraw or draw a current of 9 एम्पियर। बट आपने वहाँ पर जो रेटिंग लेके रखा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट हैज़ a rating of 5 एम्पियर। So basically rating is 5 एम्पियर, so when this current amount of current will come, because that device will draw this amount of current for its operation, but the rating of the circuit is like 5 amperes, so ये
जब भी 5 एम्पियर रेटिंग से ज़्यादा करंट आएगा, सो दैट फ्यूज़ वायर विल मेल्ट देयर। जो भी फ्यूज़ वायर होगा डिवाइस के अंदर या सर्किट के अंदर, वो मेल्ट कर जाएगा और वो डिवाइस जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा। सो नॉट, नो वर्किंग देयर, सो उसकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। It will need draw more current 9 ampere, that will be more the rating value there, so the fuse of the device or the fuse of the circuit will melt there, so that device will not work there. So हमसे पूछा है क्या रिजल्ट आप उम्मीद रखते हो, so that device will not work there. So and circuit is being protected there because you are using a rating of 5 ampere less than that current. So what precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuits, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस ब्लू बॉक्स का. So overloading को अवॉइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम बेसिकली क्या कर सकते हैं. सो नॉट टू यूज़, बेसिकली एक काम हम ये कर सकते हैं, नॉट टू यूज़ मैनी डिवाइसेस, नॉट टू यूज़ मैनी डिवाइसेस इन अ सिंगल सॉकेट. ये हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है हमें. नॉट टू यूज़ मैनी डिवाइसेस इन अ सिंगल सॉकेट, दैट इज़ one thing to avoid the overloading. Then second other thing is that our insulation should be proper. Insulation of wires, insulation of wire should be प्रॉपर. सो ये अगर इंसुलेशन प्रॉपर होगा तो भी लाइक हमारे पास जो है ओवरलोडिंग की समस्या नहीं होगी. वेन एवर वी हैव सम बैड इंसुलेशन, सो दैट लाइव वायर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द न्यूट्रल वायर, सो देन there is a large amount of current flow will be there, and that will lead to overloading of the domestic circuits, and it even catches fire or short circuiting type of conditions will be there. So insulation should be proper there, and not to use many devices in a single socket. Or another thing we can use that we should use the device and according to its rating, or रेटिंग के हिसाब से हमें डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स जिसका हमें ध्यान रखना है टू अवॉइड द overloading of the domestic circuits. So these are the questions. Some of the questions are in some previous books of NCERT, but according to new syllabus, these are some of the blue box. So I hope आपको समझ आए होंगे. Thank you very much.